चलिए आइए, नमस्कार साथियों, सभी को स्वागत करता हूं मैं अंशु द्विवेदी, आपका सभी का अपने छोटे से एमपी एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता है कि हम जो ये साइंस की एनसीईआरटी ज्ञान सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, मतलब अभी तक हमने 4-5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी ग्रुप डी का पेपर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है ना, मैंने बोला कि 9th और 10th की बुक से कलेक्ट करके इनके क्वेश्चन को रेडी किया गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन यदि आपने कर लिया, 27 से 2800 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में है, उतने ही फिजिक्स पे हैं और उतने ही आपके बायोलॉजी में है। उतने क्वेश्चन यदि आप रेडी कर लोगे ना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हम शुरू करते हैं, आज के हम चैप्टर पे आते हैं और आज का क्वेश्चन क्या लिखा है हम एक बार ठीक से समझते हैं। इसके पहले हमने 3 से 4 लेक्चर और भी ज्यादा लेक्चर हमने डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाके आप देख सकते हो। आइए हम करते हैं। पहला अब जो चैप्टर है वो है धातु एवं अधातु का चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, तो धातु और अधातु से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, आप ये सोचो कि एक तो ये जो पीडीएफ है आपकी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड भी है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं इस पीडीएफ के बाहर से कोई नहीं आया, वो चीज इसमें इंक्लूड है। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें छपे हुए हैं और एनसीईआरटी की बुक से है कुल मिला के, अगर मैं ऐसा कहूं। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो कौन सी है? कमरा। वो कौन सी? तो पारा। ये याद रखो, एकमात्र धातु पूछा गया। धातु, धातु में आता है पारा। अभी आपके पास क्वेश्चन पे अधातु आएगा, और जब अधातु आएगा तो ऑप्शन चेंज होगा, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो अभी हम ठीक से करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को हम ठीक से समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या है? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक मुलायम धातुएं होती हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो कौन सी है? ब्रोमीन। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था पहले क्वेश्चन पे, और आप देखो कि ये क्वेश्चन उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। हर बार पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, इधर पे आ जाओ। क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो कौन सी है? ब्रोमीन है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। मेटा, क्या बोलते हैं? मेटा एबिलिटी कहते हैं उसको, ठीक है। चलो आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो कौन सी? सिल्वर, चांदी या कॉपर भी हम कह सकते हैं। कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली होती है? तो कौन सी? आयोडीन ऐसी धातु होती है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह कार्बन का अपर रूप भी होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो पोटेशियम, जिसका संकेत क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इक्केरेजिया, मतलब इक्केरेजिया किसे कहते हैं? अम्लराज को कहते हैं। में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:1। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? Al2O3। याद रखना, Al2O3 ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। कौन सी युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कई बार पूछा जाता है। इसका आंसर क्या है? AgNO3, विलियन एवं कॉपर धातु। याद रखना, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, जिसने भी अभी इस पीडीएफ को नहीं लिया, इस पीडीएफ को लेके आप परचेस कर लो, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, क्या लिखा है? आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क है? ये पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क याद रखना है। पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो पीतल किसका? तांबा और जस्ते का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। याद रखना, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक मतलब जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यशद लेपन, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा बोले तो ब्रॉन्ज। किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है Cu और Z, सॉरी Cu और Sn। ये जिंक हो जाएगा, ये Sn हो जाएगा टिन। तो Cu और Sn याद रखना, सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा
आइए हम आगे देखते हैं। अभी देखो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि द्रव धातु कौन सी है, तो पारा द्रव धातु जैसे मरकरी Hg इसका संकेत होता है। द्रव धातु कौन सी होती है, तो द्रव रूप में धातु कौन सी होती है, ब्रोमीन Br इसका संकेत होता है। सर्वाधिक आघात वर्धनी तन्य धातु जैसे मार मार के पतली चादर के रूप में बदला जा सके कौन सी होती है, सोना सर्वाधिक होता है। सोना एवं चांदी मतलब सोना का Au होता है, गोल्ड और सिल्वर का Ag होता है, याद रखना है आपको। मुलायम धातुएं कौन सी होती है, तो सर्वाधिक मुलायम धातुएं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, याद रखना। उष्मा की कुचालक धातु कौन सी, तो लेड एक मरकरी, मतलब लेड एवं मरकरी है उष्मा की कुचालक धातुएं होती हैं। सोल्डर किस धातु किसका होता है, तो सोल्डर किसका, लेड और टिन का, गलनांक इनका बहुत कम होता है। तो ये सारे के सारे शानदार क्वेश्चन पहली स्लाइड पे थे आपके। आइए अगली स्लाइड हम करते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा तगड़ी है, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से कर लो, ध्यान से करो, इसके बाहर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है। आप ये सोचो कि आपको इतनी मोटी मोटी बुकें आपके पास मार्केट में, आपके पास कलेक्शन का पूरा ये है, तो सारी की सारी कलेक्ट चीजें हैं, कुछ नहीं करना, केवल इनको ध्यान से पढ़ लेना, जितना जल्दी हो पढ़ लो और साइंस में अव्वल स्कोर करोगे। आगे आ जाओ। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भर्जन कहते हैं, उन्हें हम रोस्टिंग कहते हैं, याद रखना। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो निस्तापन कहलाती है। थर्मिट क्रिया में किस धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है अपचायक के रूप में। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है, तो क्या उसका एनोड बनाया जाता है, याद रखना एनोड। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे जमा होने वाली विशुद्धि को क्या कहते हैं, तो एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं उसे। चलो आ जाओ आगे आ जाओ। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो कि क्वेश्चन है एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एनोडीकरण। कौन सी धातुएं केवल भाप के साथ क्रिया करती हैं, ठंडे या गर्म जल के साथ नहीं करती, तो कौन सा होता है, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक होता है। जल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब धातुएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों मुक्त नहीं होती, क्यों, HNO3 एक तीव्र ऑक्सी कारक के कारण। सल्फर का जली विलयन कैसा होता है, तो सल्फर का जो जली विलयन होता है वो अम्लीय होता है, याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। भाई आप लोगों के लिए जितनी मेहनत की जा रही है ना, ये मेहनत वास्तव में अटूट मेहनत है, ठीक है। गले से आवाज नहीं निकल रही फिर भी क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है ऑफलाइन क्लासेस के बाद। अब सोचो ये कि सारी चीजें आपको मिल पाए। ऐसे व्यक्ति जो पीडीएफ नहीं ले पाते हैं उनके लिए कंटेंट कि आपके लिए ये भी है, ये भी आप ले लो, समझ रहे हो, ठीक है। तांबे के बर्तनों पर वायु में खुले रहने पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो यह कापर कार्बोनेट क्या कहलाता है, कापर का कार्बो मतलब कापर कार्बोनेट हम कहते हैं। चांदी के आभूषण वायु में काले क्यों पड़ जाते हैं, काले Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण। यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अमलगम। याद रखना, विद्युत परिपथ की तारों की बिल्डिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, किसका, सोल्डर का उपयोग किया जाता है। क्या लिखा, आयनिक अयस्कों के ठोस अवस्था में विद्युत का चालन न करने का मुख्य कारण क्या होता है, मजबूत, क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट, मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। आ जाओ आगे भी कुछ ये शॉर्ट में कुछ चीजें लिखी हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, समुद्रीकरण, गैर अशुद्धि को हटाना समुद्रीकरण कहलाता है। अयस्क से धातु निष्कर्षण के चरण है, पहले समुद्रीकरण करते हैं, फिर अपचयन होता है उसका, सल्फाइड अयस्क, भर्जन, ऑक्साइड, फिर अपचयन, कार्बोनेट, निस्तापन, ऑक्साइड, ये मतलब पदार्थ को, लिक्विड को या फिर कोई पदार्थ धातु को निकालने की ये क्रिया होती है। फिर परिष्करण होता है, शुद्ध करते हैं। अब देखो, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन। मुलायम धातु सोडियम और पोटेशियम, लिथियम मैंने बताया। सर्वाधिक आघात वर्धनी सोना एवं चांदी है, ठीक है। ऊष्मा की कुचालक लेड और मरकरी है। और सोल्डर धातु कौन सी है, तो लेड और कौन सा है, टिन है, याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम चलते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है।
आगे क्वेश्चन पे हम आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखे हैं, देखो क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम आयनन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है यार, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद Mg में 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। याद रखना सोडियम क्लोराइड के निर्माण में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण कहां से कहां होता है, तो इसका हस्तांतरण सोडियम से क्लोरीन की तरफ होता है। सोडियम 11 अपना एक संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन 17 को देकर आयनिक बंध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक नहीं है, तो कौन सा HCl आयनिक यौगिक नहीं है। तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 और तत्व Y का 287 है। इनसे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या बनेगा, तो XY3 बनेगा। याद रखना 3 याद रखना कैसे बनेगा आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे हम 38 नंबर के हम क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं सोडियम पोटेशियम ये क्या लिखा, कैल्शियम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा, गलित क्लोराइडों का विद्युत अपघटन अपचयन के द्वारा किया जाता है। ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और इनका कार्बन द्वारा अपचयन संभव नहीं होता। अक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं जैसे Zn Fe, Zn और Pb के ऑक्साइडों का अपचयन करने के लिए सबसे सामान्य अपचायक क्या होता है, तो क्या होता है, कार्बन होता है, कॉक जिसे कहते हैं। पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। याद रखो जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है और जिनमें धातु निकालना लाभदायक होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। खाने से निकलने वाले अयस्कों में, मतलब जो खदान होती है, निकलने वाले अयस्कों में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। याद रखना गैंग कहते हैं, ठीक है। गैंग जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है उनके लिए। चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक धातु X कमरे के ताप पर द्रव है, जब उसे वायु में गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड वायु बनती है। वायु को पुनः गर्म करने पर X बनता है। X क्या है भाई, मरकरी होता है, मरकरी। याद रखो मरकरी को ही हम Hg कहते हैं, ठीक है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो याद रखो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसमें। किसकी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, या स्टेनलेस स्टील का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है, तो लोहे के साथ निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल पर तैरने लगती है, जब वह जल से अभिक्रिया करती है, तो कौन सी, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। कौन सी धातु अम्लों से, मतलब अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती, तो कौन सी है भाई, CuAg और मतलब सोना, चांदी और कॉपर। याद रखना हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने के कारण ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं। याद रखना ये फैक्ट है। चलो इधर पे देखो, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास कि भौतिक प्रकृति कैसी होती है, कठोर एवं ठोस एवं कठोर होना भौतिक प्रकृति। गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों के उच्च होते हैं। घुलनशीलता क्या होती है, जल में घुलनशील, केरोसिन मिट्टी में अघुलनशील होते हैं। और चालकता क्या होती है, केवल गलित या जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास। अब देखो सक्रियता श्रेणी कई बार पूछी जाती है, घटता हुआ क्रम देखो, घटता हुआ क्रम सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम कौन सा, देखो पहले आता है सोडियम, फिर आता है पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आता है Fe बोले तो लोहा, फिर PbC हो गया, Pb बोले तो कौन सा होता है, सीसा होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद कॉपर हो गया, कॉपर के बाद Hg मरकरा हो गया, फिर चांदी हो गया, फिर सोना हो गया। ये इनका क्रम है, ये आपको क्रम याद रखना है। ये बहुत सक्रियता का सबसे कम सक्रिय होता है, सबसे कम सक्रिय चांदी और सबसे ज्यादा होता है इधर पे पोटेशियम। तो ये क्रम आपको याद रखना है। फिर से एक बार बोल दूं मैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर होता है जिंक, फिर होता है वो Fe बोले तो लोहा बोलते हैं इसे, फिर होता है Pb बोले तो सीसा, और फिर हाइड्रोजन, कॉपर के बाद ये होता है पारा, ठीक है। इधर पे क्या था, ठीक है, Pb सीसा था, Hg पारा हो गया, Ag हो गया चांदी और Au हो गया सोना। तो ये आपको याद रखना, ये आपको सक्रियता श्रेणी ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बताओ इसके बाद क्या, इसके बाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको बार बार कर लेना है और सभी को ध्यान से कर लेना है इसको। चलो ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन बी, मैंने आपसे बोला ना कि ये श्रेणी, ये सीरीज अपने आप में आपके लिए बहुत अव्वल सीरीज है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रखेगा इसको। जब जिंक को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा लवण बनता है, कौन सा लवण बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट।
जिंक एक उभयधर्मी धातु की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऑक्साइड उदासीन प्रकृति का होता है, तो कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्यों, क्योंकि जिंक टिन से अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग बदलकर हरा हो जाता है। यह हरा रंग किस यौगिक के बनने के कारण होता है, तो यह Fe और SO4 के बनने के कारण होता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, हम आगे भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है, आप याद रखो। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 2S2O, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु के मुख्य अयस्क है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का सूत्र Fe2O3 होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि का। कॉपर पाइराइट का सांद्रण समानतः किस विधि द्वारा किया जाता है, तो झाग प्लवन विधि द्वारा। किसके द्वारा, झाग प्लवन विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आइए, आगे क्वेश्चन क्या लिखा, सोने में तांबा या चांदी क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, इसे कठोर बनाने के लिए, याद रखना। शुद्ध सोना 24 कैरेट बहुत नरम होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। 22 कैरेट सोने में 2 भाग तांबा एवं चांदी मिलाया जाता है। आप सोचो ना कि 24 कैरेट आप सोना पहन लोगे, भाई 24 कैरेट सोना आप सोते समय दब जाएगा, वो सोते समय कुछ भी हो जाएगा, पट से टूट जाएगा, वो अपने आप में मुलायम होता है। इसलिए आभूषण कितने कैरेट से, 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं, जिसमें सोने एवं चांदी का कुछ मिश्रण हल्का मिलाया जाता है, आपको पता नहीं चलता पर वो मिला होता है, उसको थोड़ा सा मतलब कठोर करने के लिए, ठीक है। ये लिखा गैलियम और सीजियम धातुओं की क्या विशेषता होती है, इनका गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखते ही ये पिघल जाती है। नाइक्रोम मिश्र धातु किन तत्वों से मिलकर बनी होती है, तो नाइक्रोम Fe+Cr, मतलब हाँ एफिल, ये Fe हो गया, निकिल हो गया, ये क्रोमियम, सॉरी एफिल Fe आयरन हो गया, ये क्रोमियम हो गया, ये निकिल हो गया, और ये कौन सा हो गया, मैग्नीज हो गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग हीटर और प्रेस के हीटिंग एलिमेंट बनाने में होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। आप यहाँ पे आकृति इसकी देख पा रहे होंगे, ठीक है। कार्बन का कौन सा अपर रूप प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है, तो कौन सा, हीरा सबसे कठोर होता है, ठीक है। आ जाओ, एकदम शानदार चीजें देखो इधर पे, ये लिखा बोर्ड परीक्षा मास्टर। अब आप सोचो कि एनसीईआरटी किताब से उठाया गया मटेरियल है, तो ये चीजें जाहिर सी बात है यार कि लिखा होगा। अयस्क और उनकी विधियां क्या होती है, सल्फर ऑक्साइड भर्जन वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क निस्तापन किया जाता है वायु की अनुपस्थिति सीमित ताप पर। ये सारी की सारी तरीके आपके पास लिखेंगे, पहले क्या फिर क्या होता है, और अंत में ये हमको प्राप्त होता है, ये सारा का सारा तरीका लिखा हुआ। चलिए आइए आगे हम चलते हैं, और आगे भी हम क्वेश्चन देखते हैं। हम 59 नंबर के हम क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, और बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन को देखना है भाई, एक बार छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया क्या, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन देखो कि एक तत्व ए वायु में पूरा रखने पर लाल भूरे रंग का हो जाता है, जब इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो काले रंग का यौगिक बी बनाता है। तत्व ए और यौगिक बी क्या है ये बताओ, ये क्या है, ये है Cu और CuS, मतलब क्या, कॉपर और कॉपर सल्फाइड होता है ये, ठीक है। आगे रखो, 3 तत्व XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इनमें से कौन सा कथन सही है। आ जाओ देखते हैं, X एक धातु है, Y एक धातु और Z एक धातु है, X और Y दोनों धातु है, Y और Z अधातु है। यार Y एक धातु और Z एक धातु है, ये यहां से आप अचक से इनके आप देख सकते हो, उनकी संयोजकता से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप देख सकते हो, ये बना हुआ है, ये इधर पे आप देख लो, ये आप देख लो, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक, आगे आ जाओ। जब एक धातु X को तनु HCl में डाला जाता है तो एक गैस Y निकलती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। धातु X और Y क्या होती है, तो ये क्या होती है, Zn होती है और H2 होती है। एक बार बता दूं मैं, क्रियाशील धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पॉप ध्वनि के साथ क्या होती है, जलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन ये आपके बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत के कारण संचारित होने से बच जाती है, मतलब संचारित होने से बच जाती है, तो कौन सी होती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की सतह पर बनी Al2O3 की पतली परत इसे आगे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या करती है, रोकती है। याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है। चलो
आगे आते हैं 63 नंबर के हम क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है? तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आप याद रखना है। धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया की दर का सही क्रम, ये मैंने आपको बताया कि सही क्रम क्या होता है, Mg होता है, Al होता है, Zn होता है और Fe होता है। मतलब मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Zn हो गया, Zn के बाद क्या हो गया, फिर आयरन हो गया, याद रखना है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरकरी धातु के साथ मुख्य अयस्क सिनेबार से मरकरी प्राप्त करने का सही क्रम कौन सा है? तो HgS होता है इसका सही क्रम, याद रखना है। आगे आ जाओ, आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा सत्य है? ये कैरोसिन और पेट्रोलियम जैसे कार्बनिक विलायकों में आसानी से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। क्या लिखा, ड्यूरालुमिन इस धातु का उपयोग हवाई जहाज के ढांचे बनाने में क्यों उपयोग किया जाता है? यह हल्की और अत्यधिक क्या होती है, मजबूत होती है। सल्फाइड पाउडर को, मतलब सल्फर पाउडर को चम्मच से गर्म करने पर निकलने वाली गैस का सूखे लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूखे नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आर्द्र नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। इधर पे देखो, आगे भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास लिखे हैं, इनको देखते हैं कि रासायनिक अयस्क, रासायनिक नाम सूत्र सिनेबार का क्या होता है? सिनेबार का होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सूत्र होता है HgS, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है? तो हाइड्रेट और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3 2H2O। हेमेटाइट क्या होता है? फेरिक, इसका रासायनिक नाम, हेमेटाइट को फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3 होता है। कैलामाइन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट कहते हैं, ZnCO3 होता है। फिर यहाँ पे सोडियम जिंकेट को क्या कहते हैं? Na2 और ZnO2 होता है। सोना शोधन को क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं, जैसे अम्लराज, और सूत्र होता है HCl या HNO3 भी कहते हैं। इनका अनुपात होता है 3:1, ठीक है। तो याद रखना, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम 100 क्वेश्चन इस सीरीज में करने वाले हैं अभी, आज फिलहाल तो हम 69 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। लिखा है, जब जस्ते के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो उत्पन्न गैस को साबुन के घोल से प्रवाहित करने पर बुलबुले बनते हैं। इस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, याद रखना। उपयुक्त प्रयोग में यदि तांबा की, मतलब कॉपर की छड़ का उपयोग किया जाए तो क्या तनु HCl के साथ H2 गैस के बुलबुले बनेंगे? नहीं बनेंगे भाई, क्योंकि तांबा हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। अभी मैंने आपको क्रियाशीलता का क्रम बताया ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख प्राप्त होती है। इस राख को जल में घोलने पर प्राप्त विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। X और Y क्या होता है? तो MgS और H2SO4। सल्फर के चूर्ण को ज्वलंत चम्मच में गर्म करके निकलने वाली गैस को परख नली में एकत्रित किया जाता है। इसमें जल मिलाकर हिलाने पर प्राप्त विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या प्रभाव डालता है? ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है, याद रखना। ये सारी की सारी क्रियाएं बनी है, सब कुछ लिखा है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। एक परख नली में कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीचे घोल में लोहे की कील डुबोई जाती है। 20 मिनट बाद विलयन का रंग बदलकर हल्का हरा हो जाता है और कील पर भूरे रंग की परत जम जाती है। यह भूरी परत किसकी होती है? यह भूरी परत क्या होती है? तांबे की परत होती है, याद रखना है आपको। आइए 74 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि फेरस सल्फेट, क्वेश्चन है, यदि फेरस सल्फेट के हरे विलयन में तांबे की छड़ डाली जाती है तो क्या कोई रासायनिक परिवर्तन होता है? कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता भाई, याद रखना। तांबा आयरन से कम क्रियाशील होता, इसलिए FeSO4 में से लोहा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे भी आपके लिए कुछ फैक्ट लिखा हुआ है, देखते हैं एक बार क्या फैक्ट लिखा है। सोडियम क्लोराइड के जल में बने विलयन में से विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिपथ में लगा हुआ बाल्ब क्या होता है? जलने लगता है। जब ठोस NaCl पर एक सांद्र द्वारा सीधी ज्वाला बनाई जाती है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सोडियम लवणों को ज्वाला पर गर्म करने पर यह गुलाबी सुनहरी ज्वाला देती है। लोहे की कीलों के संरक्षण, जंग लगने की जांच के लिए तीनों परख नलियों ABC दी गई है, 3 परख नली दी गई है। अब इसमें क्या करना है? केवल किस परख नली की कीलों में जंग लगेगा? बताओ किस परख नली में जंग लगेगा भाई? परख नली 1 है, परख नली 2 है, परख नली 3 है। ए में हवा जल दोनों मौजूद है, 2 में आसुत जल तेल की परत है और तीसरे में निर्जल शुष्क वायु की उपस्थिति में। यार जंग कैसे लगेगी? जब हवा और जल साथ में होगा ना, तो केवल लोहे में जंग लगने के लिए वायु ऑक्सीजन दोनों एक साथ होना चाहिए, ये आपको पता है। इधर पे आ जाओ, कुछ एनसीईआरटी की ये विशेष इंपॉर्टेंट चीजें कुछ लिखी है।
क्या लिखा है कि H2 गैस का टेस्ट कैसे होगा, जब टेस्ट होगा तो कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा, ठीक है। CO2 गैस का टेस्ट होगा तो चूने के पानी को दूधिया कर देगा, ये धातु ऑक्साइड होगा तो क्षारीय कर देगा, रेड से क्या कर देगा, उसको ब्लू लीटर में बदल देगा। धातु ऑक्साइड अम्लीय है तो रेड से क्या कर देगा, मतलब ब्लू है, ब्लू से रेड कर देगा। और विद्युत चालकता केवल गतिज अवस्था या जलीय घोल में फ्री आयन की उपस्थिति में होती है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार बोल कर जाना कि सर क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर आते हैं, ठीक है। सिनेबार को जब हवा में गर्म किया जाता है तो वह पहले किसमें परिवर्तित होता है, सिनेबार को जब हवा में गर्म किया जाता है तो वह सबसे पहले किसमें परिवर्तित होता है, तो वो परिवर्तित होता है HGO में। किसमें, HGO मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। लिखा पिघले हुए सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, वो मुक्त होती है क्लोरीन गैस, जिसे हम Cl2 कहते हैं। आगे आता है मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर MgO के अलावा थोड़ी मात्रा में अन्य कौन सा यौगिक बनता है। कई बार का पूछा गया क्वेश्चन, इसमें बनता है Mg3N2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयस्कों से मिट्टी और बालू जैसी गैंग अशुद्धि को हटाने के लिए मिलाए जाने वाले बाह्य पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं, याद रखना। आगे जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में चांदी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 0% होती है। आ रहा है 5 मिनट, ठीक है, 0%। विद्युत घंटी और बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो बेल मेटल का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु अपने यौगिकों से सबसे अधिक स्थायी ऑक्साइड बनाती है, तो एल्यूमिनियम बनाती है, याद रखना है आपको। आगे भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन है 24 कैरेट सोने की तुलना में 22 कैरेट सोने के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो ध्यान से देखो, यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त और कठोर होता है। जिंक सल्फेट के रंगहीन घोल में कॉपर का टुकड़ा डालने पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है, कोई परिवर्तन नहीं होता बाबू, कारण कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, यह जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने गलित क्लोराइड के रूप में पाई जाती है जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो Ca और Na अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देखते हैं। एनोड पंख क्या होता है, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड के नीचे तली में जमा होने वाली अविलेय अशुद्धि सोने एवं चांदी, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। अमलगम, जब मरकरी को किसी अन्य धातु के साथ मिलाया जाता है तब हमें अमलगम मिलता है। और गलित अवस्था की शर्त क्या होती है, आयनिक यौगिक केवल जल में घुलकर, मतलब जल में घुले होने पर यह गलित अवस्था में ही विद्युत चालन करते हैं, क्योंकि जब आयन गति करने के लिए, मतलब तब आयन जो है तो गति करने के लिए क्या होते हैं, रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या लिखा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, तो कमरे के ताप पर एकमात्र अधातु जो पाई जाती है कौन सी होगी भाई, वो होगी पारा। मैंने बताया धातु पारा, अधातु ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से ताने से काटा जा सकता है, सोडियम। ये अभी हमने किया, रिपीटेड क्वेश्चन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती कौन सी हो जाएगी, ब्रोमीन। और धातुओं को पीटकर पतली चादर में आघात वर्धनीता। अच्छा, ये सारे के सारे सवाल मुझे लग रहा है रिपीटेड है क्या, अच्छा नहीं है भाई, चेंजेस है, इधर चेंजेस है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, तो सिल्वर, चांदी और कॉपर। कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली होती है, तो आयोडीन। मैंने बताया विद्युत का सुचालक धातु, मतलब विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ और आगे देखो क्या लिखा, क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो Al2O3। एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइडों की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं। जब जस्ते को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा लवण बनता है, ये बनता है सोडियम जिंकलेट, ये मैंने आपको बताया है। सल्फाइड अयस्कों को धातु बसिर में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या कहलाती है, ये भर्जन कहलाता है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, तो निस्तापन कहते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क, सिनेबार पारा का है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो यह एल्यूमिनियम का है। और थर्मिट अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना, आगे भी क्वेश्चन पूछे, हम फटाफट से कर लेते हैं। इस चैप्टर को आज हम फिनिश ही करते हैं, ठीक है। ये चैप्टर अब दोबारा हम नहीं ओपन करने वाले, इसलिए आज इसको खत्म करेंगे, ठीक है। लिखा है पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, मैंने आपको बताया पीतल तांबा और जस्ते का है। कांसा में तांबे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है, तो टीन को मिलाते हैं।
सोल्डर मिस धातु का उपयोग विद्युत परिपथ के तारों को जोड़ने में क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि इसका गलनांक जो है तो क्या होता है, बहुत कम होता है। अमलगम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कम से कम एक धातु पारा होती है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है? तो निकिल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की पर चढ़ाने की क्रिया यसद लेवन। और हवाई जहाज के ढांचे और प्रेशर कुकर बनाने में किस मिस धातु का उपयोग? तो ड्यूरा ल्यूमेन कहते हैं, ड्यूरा ल्यूमेन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बता दिया है। अच्छा, ये नई चीजें आ गई आपके पास यार बाबू, देख लेते हैं, आ जाओ ना, देखने में क्या ही समस्या है। पीतल, पीतल किससे बनता है? पीतल बनता है कॉपर और जड़न से मिलकर। इसका कार्य पीतल से भाई बर्तन बनते हैं। नल के पुर्जे, फिर कांसा जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, सीयू और जड़न मतलब कॉपर और ऐसे मतलब टिन, सिक्के और मूर्तियां और मेडल बनते हैं इससे। फिर सोल्डर होता है, सोल्डर से पीबी और एसएन मतलब सीसा और एसएन मतलब टिन, विद्युत तारों की वेल्डिंग की जाती है इससे। यसद लेपन, जिंक की परत मतलब इसमें इसका सूत्र है कि जिंक की परत चढ़ाने के लिए यसद लेपन क्रिया कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए। मतलब गैल्वेनाइज किसे कहते हैं? तो जिंक की किसी के ऊपर परत चढ़ा देना वो यसद लेपन कहलाता है। ठीक है, किस क्यों? लोहे को जंग से बचाने के लिए। फिर अमलगम, अभी मैंने बताया धातु प्लस पारा, दांतों की कैविटी को भरने के लिए अमलगम का उपयोग। ये मैंने बताया कि अत्यधिक क्रिया से धातुओं का निष्कर्षण, पहले के फिर Na मतलब पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से किया जाता है। फिर अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड क्षारीय Al2O3 ZnO2 उभयधर्मी होते हैं। आयनिक यौगिक केवल गलित अवस्था के होते हैं। जली घोल में विद्युत के सुचालक होते हैं। और सक्रियता श्रेणी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, आप याद कर लेना भाई, पिछले बार भी मैंने आपको बताया एकदम शुरू में पोटेशियम, लास्ट में याद रखना कौन सा? सोना। याद रखो चांदी, है ना? तो ऐसे करके पूरा याद रखो, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड भी आपके पास देखो क्या लिखी है, हवाई जहाज और पैसे क्वेश्चन से। अच्छा ठीक है, अगला ही टाइप है। मुझे लगा ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है क्या बार बार, तो नहीं, क्वेश्चन अलग अलग है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एग्जाम में कोई कोई कुछ और करके पूछा है वही क्वेश्चन तो भी इसमें डाला गया, ऐसा नहीं कि केवल सेम क्वेश्चन एग्जाम में भाई कुछ और करके। जैसे अभी हमने पढ़ा प्रेशर कुकर वाला एक क्वेश्चन हमने पढ़ा, इधर देखो प्रेशर कुकर बनाने में किस किस मिस धातु का उपयोग, लेकिन वहां पे हमने पढ़ा ड्यूरालुमिन, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे आया कि हवाई जहाज भी बनाने में, इसलिए क्वेश्चन दोबारा से डाल दिया गया। बस ये समझो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे चेंजेस है। पीतल निम्नलिखित में से किन धातु को मिस धातु बनाती है? मतलब पीतल जो बनता है तो किन धातुओं को मिला के बनती है? तो तांबा और जस्ता को मिला के बनती है क्या? पीतल धातु। देखो पीतल में लगभग 70% तांबा और 30% कॉपर होता है। जस्ता होता है, इसका उपयोग बर्तन और वाद्य यंत्र बनाने में होता है। कांसा का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीयू और एसएन का कांसा के क्या होते हैं? घटक होते हैं। कांसे में तांबा और टिन होता है, इसका गलनांक शुद्ध सोने से कम होता है और इसका उपयोग मूर्तियों सिक्के बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट कितना होता है? तो इसका जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होती है। नाम में सिल्वर होने के बावजूद इसमें चांदी नहीं होती, याद रखो। यह तांबा और निकिल की मिस धातु, तांबा जस्ता और निकिल की मिस धातु होती है। कौन? जर्मन सिल्वर। विद्युत तारों को जोड़ दें, सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर किसकी मिस धातु होती है? तो ये सीसा और टिन की होती है। अमलगम की आवश्यक मुख्य धातु कौन सी होती है? तो अमलगम की आवश्यक मुख्य धातु कौन सी होती है? पारा। याद रखो, जब पारा किसी अन्य धातु जैसे जस्ता, तांबा, चांदी के साथ मिस धातु बनाते हैं उसे अमलगम कहते हैं। लोहा अमलगम नहीं बनाता बाबू, याद रखना। ठीक है, चलो इधर पे आ जाओ, आगे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और हम केवल अब यही स्लाइड करेंगे, एक ही स्लाइड करेंगे भाई, थक गया मैं। स्टेनलेस स्टील में जंग रोधी गुण प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनता है, इससे जंग नहीं लगती। हवाई जहाज में मैंने बताया ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन AlCuMgMn का वजन हल्का और मजबूती अत्यधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है तो हवाई जहाज और प्रेशर कुकर में किया जाता है, मतलब दबाव कुकर में। शुद्ध कैरेट सोना जो 24 कैरेट का होता है आभूषण बनाने के लिए बहुत नरम होता है। आभूषण बनाने के उसमें क्या मिलाया जाता है? मैंने आपको भी बताया कि तांबा एवं चांदी। पीछे हमने किसी और रूप में पढ़ा, आगे हम किसी और रूप में पढ़ रहे हैं, और दो के भाग में मिलाया जाता है इनको। हीटर के तार बनाने के लिए किस मिस धातु का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या होता है? निकिल, क्रोमियम और लोहा का प्रतिरोध गलनांक बहुत उच्च होता है। यह गर्म होने पर भी आसानी से ऑक्सीकृत क्या हो जाता है? हो जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजीकरण कहलाती है। गैल्वेनीकरण मतलब यसद लेपन कहते हैं उसको। ठीक है, आगे आ जाओ।
आगे आ जाओ, आगे क्या लिखा है आपके पास, देखो आगे लिखा है गैल्मिस, क्या लिखा है फिर, मैग्नीशियम किस मिश्र धातु के मुख्य घटक है, तो मैग्नीशियम किसके मुख्य घटक है, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, याद रखो ये चीजें। यह हल्का और मजबूत होता है, इसका उपयोग वैज्ञानिक तराजू और हल्के यंत्र बनाने में होता है। गन मेटल का उपयोग किसमें किया जाता है, बेरिंग और गियर बनाने में होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो एल्कीनो का उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु विद्युत की चालकता के स्तर में शुद्ध धातु की तुलना में कैसी होती है, तो कम चालक होती है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस धातु पर मोटी ऑक्साइड परत बनाई जाती है, तो एल्यूमिनियम की। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं और आगे भी आप आ जाओ, फिर से थोड़ा सा बस अंतिम स्लाइड करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सिक्के बनाने के लिए प्रयुक्त काइनेज मेटल में मुख्य रूप से कौन सा होता है, तो तांबा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती, तो लोहा अमलगम नहीं बनाती। लोहा पारे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। तांबे के बर्तनों पे हरे रंग की परत जमना किस प्रक्रिया और यौगिक का परिणाम है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। याद रखना क्या लिखा है, बेल मेटल, मतलब जो घंटी होती है ना भाई, बेल मेटल का उपयोग किस मिश्र धातु के लिए होता है, तो Cu 80% और टिन होता है कितना परसेंट, 20%। रोल्ड गोल्ड सुना ना, रोल्ड गोल्ड हम पहनते हैं, बहुत रोल्ड गोल्ड पहनते हैं, मतलब कृत्रिम सोना का मुख्य घटक क्या होता है, इसमें Cu 90% और एल्यूमिनियम 10%। यह सस्ते आभूषण बनाने में क्या होता है प्रयोग, और सोने के जैसा दिखता है। ठीक है, आगे इस्पात में कार्बन का मुख्य कार्य क्या होता है, कठोरता और मजबूती प्रदान करना। डच मेटल का उपयोग किसमें किया जाता है, सस्ते आभूषण और पतली पत्ती बनाने में। कांसा और पीतल दोनों में कौन सी धातु उभयनिष्ठ है, तो तांबा धातु क्या होती है, उभयनिष्ठ। फिर क्या लिखा है, थर्मिस्ट अभिक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। संक्षारण की सुरक्षा के लिए क्रोमियम प्लेटिंग क्यों की जाती है, तो क्यों की जाती है भाई, यह कठोरता और चमकदार जंगरोधी सतह को बनाने के लिए की जाती है। तो हमने आज के सारे क्वेश्चन किए। अभी क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन अभी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हम एक एक करके आराम से सीरीज करेंगे। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।